बच्चों, तो आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक कम्युनिकेशन के बारे में समझा और साथ में इंटरनेट फैसिलिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली हमने। और हम लोग ई कॉमर्स ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। ई कॉमर्स के बारे में देख रहे थे कि ई कॉमर्स मतलब कि जब बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग लाइक एक्टिविटीज़ जैसे कि परचेस और सेलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना या अदर एक्टिविटीज़, वो ऑनलाइन या तो फिर मैकेनिकल गैजेट्स के थ्रू होता हो, मशीन के थ्रू होती हो, तो वो ई कॉमर्स कहलाते हैं। सही बात है ना, कि अगर यही सब एक्टिविटीज़ वो ऑनलाइन होती हो ना, तो वो ई कॉमर्स कहलाती है। जहाँ ई कॉमर्स के हमने कुछ फील्ड समझे थे, जिसमें B2C बिजनेस टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर एंड C2B कस्टमर टू बिजनेस। ये पॉइंट्स हमने समझे थे ना। अब उसके आगे के हम लोग पॉइंट्स देखें, नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो वो टॉपिक है चैप्टर का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स मतलब कि अगर आपको ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करना है ना, मीन्स कि ऑनलाइन अगर परचेस करना है या सेल करना है कोई भी चीज़, तो उसके लिए कैसे प्रोसीजर या तो क्या स्टेप्स आते हैं, वो यहाँ पर आपको वो स्टेप्स समझाए हुए हैं। कि जैसे कि पहला स्टेप आता है प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज। ये है प्री स्टेज। इसका मतलब कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने से पहले जो प्रोसेस होती है वो। तो खरीदने या बेचने से पहले क्या प्रोसेस होती है, तो इसमें आते हैं कि जनरली आपको हर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना, उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चेक कर लेना, ये सब प्री स्टेज में आता है। देखो, ये प्रोसेस आप लोगों को ध्यान है कि आप लोगों ने काफ़ी बार शायद ऑनलाइन कोई परचेसिंग की होगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मंगवाए होंगे। तो आप लोग कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, तो आप लोग उस प्रोडक्ट की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन निकालते हो। उसके रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट हो तो वो चेक करते हो कि कहीं कोई ऑफर्स तो नहीं चल रही और कुछ तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना। एक दो वेबसाइट पे उसको कंपेयर करते हो कि फ्लिपकार्ट पे उसका क्या प्राइस है, अमेज़ॉन पे उसका क्या प्राइस है। आप लोग ऐसे करते हो ना। ये सब किस में आता है, प्री बाइंग और सेलिंग स्टेज में। ठीक है। बेचते वक्त भी यही किया जाता है कि पहले अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो आप लोग पहले चेक करते हो कि कौन सी वेबसाइट पे बेचना इजी रहेगा, कहाँ पर कमीशन या तो फिर क्या कह सकते हैं कि भाई चार्जेस कम हैं, तो ये सब पहले चेक कर लेना। फिर सेकंड स्टेप में आता है कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद कंडीशंस चेक करना। इसमें आते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो ना, तो उसके लिए पहले उसके रिलेटेड प्राइस चेक कर लेना, कंडीशन चेक कर लेना, ये सब इसमें आते हैं। जैसे आप कुछ परचेस करते हो, भाई नक्की हो गया कि चलो मुझे अमेज़ोन से ये चीज़ मंगवानी है, अब उसका प्राइस चेक करते हो कि उसका प्राइस क्या है। फिर दूसरी कंडीशन में ये देखते हो कि इसमें आफ्टर सेल सर्विस कितनी है, गारंटी वारंटी कितनी है, रिप्लेसमेंट है या नहीं है। होता है ना कि भाई नहीं पसंद आया तो 10 दिन में रिप्लेस करना, तो वो रिप्लेसमेंट है या नहीं है। डिलीवरी चार्जेस कितने लेते हैं, घर पर दे जाने के चार्जेस कितने होंगे, ये सब कंडीशन चेक की जाती है। और उसके बाद आखिरी में आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट। इसका मतलब ये स्टेज में वो आता है कि आप लोग अगर कोई चीज़ परचेज करते हो, तो उसमें यहाँ डिलीवरी ऑफ गुड्स में आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना। कोई भी चीज़ खरीदनी या बेचनी हो तो पहले आपको उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की पहले आईडी नहीं बनवानी पड़ती, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर ऑर्डर फिक्स करवाना होता है। कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो उसमें नीचे वो लिंक होती है ना कि प्लेस एन ऑर्डर, कि भाई ये ऑर्डर दो, और उसके बाद पेमेंट नक्की करते हैं। ठीक है। तो फिर इस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन कुछ भी परचेज या सेल करना हो ना, तो जनरली ये स्टेप्स आते हैं, है ना। ये प्रोसेस चलती है जनरली। फिर आखिरी में जब पेमेंट आता है ना, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पेमेंट कैसे हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, तो इसके लिए जनरली मोड ऑफ पेमेंट में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोड ऑफ पेमेंट में 5 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं।
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पेमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो पेमेंट के लिए आपको ये 5 ऑप्शन देते हैं। जैसे कि जिसमें सबसे पहला आता है COD। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कि आप कोई भी, आप लोग अगर परचेस कर रहे हो तो उसमें जब आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल जाए उसके बाद आप पेमेंट करते हो, उसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। पता ही है ना आपको कि प्रोडक्ट आपके घर पर देकर जाते हैं, उसके बाद आप पैसे पे करते हो उसके। तो एक ये COD के थ्रू। दूसरा आता है चेक। चेक भी यही हुआ उसी की तरह, कि इसमें चेक के थ्रू या तो फिर COD के वक्त जब घर पर जो है आपको प्रोडक्ट हाथ में दे दिया जाता है, उसके बाद आप उसे कैश नहीं देते लेकिन चेक लिख कर देते हो, तो ये भी एक पेमेंट का मेथड हुई। या तो फिर कितनी बार है जब ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है ना, तो अगर सामने वाले का अकाउंट नंबर पता है तो आप लोग चेक उसके नाम पर पे करते हो। ठीक है, जिसमें आप लोग जब चेक से पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट में से वो पैसे कट जाते हैं चेक के थ्रू। या तीसरा ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र मतलब क्या, कि जिसमें डायरेक्टली आपके बैंक में से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप लोग जब पेमेंट करते हो ऑनलाइन, जब आप लोग ऑर्डर देते हो तो ऑन द स्पॉट पहले पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट करते हो ना, जिसमें आपके अकाउंट में से डायरेक्टली पैसे कट हो जाते हैं और सामने वाले को ऑन द स्पॉट वो पैसे मिल जाते हैं। ये नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद दूसरी फैसिलिटी आती है, वो फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये फैसिलिटी वो आती है कि जनरली आगे के चैप्टर में भी हमने ये देखा था कि ये दोनों प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मनी। ये रियल मनी नहीं, लेकिन एक तरह की प्लास्टिक मनी है, कि जिसमें डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आपको पेमेंट करनी हो ना, तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड से पेमेंट होती है। लेकिन डेबिट कार्ड में पेमेंट कैसे होती है, कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस हो ना, उतने में से ही आप लोग पेमेंट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते नहीं हो। आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपये हैं तो आप लोग डेबिट कार्ड के थ्रू 20,000 की ही पेमेंट कर पाओगे, उससे ज़्यादा की नहीं। सही बात है। और जो क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक क्रेडिट देती है, कुछ अमाउंट की क्रेडिट, वो फिक्स होती है बैंक के लिए। ये कुछ अमाउंट की क्रेडिट देती है, कि जिसमें जिसमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप लोग पेमेंट करते हो ना, तो ऑन द स्पॉट आपके बैंक में से पैसे कट नहीं होते, आपको 1 मंथ की क्रेडिट मिलती है, कि 1 महीने के बाद आपके बैंक में से वो पैसे कट होंगे। ठीक है ना, इसका मतलब कि आपके अकाउंट में अगर पैसे न भी हो ना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी आप लोग उसकी पेमेंट कर सकते हो, कि मेरे अकाउंट में भले ही 10,000 है फिर भी मैं 50,000 की कोई चीज़ मंगवा सकता हूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कि बाकी के 40,000 जो है मुझे 1 महीने के बाद पे करने होंगे, अभी नहीं। समझे? और उसके बाद ऑप्शन आता है, वो आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश वो आज के टाइम का मॉडर्न एक पेमेंट का मेथड है, मॉडर्न मेथड है ये। डिजिटल कैश वो कहलाया कि जिसमें आपके जो भी बैंक में जितने भी अकाउंट में जो भी कैश पड़ा है ना, जो भी पैसे पड़े हुए हैं ना, उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपकी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें ना, तो डिजिटल कैश मतलब कहलाता है कि कोई भी वॉलेट का अमाउंट, डिजिटल वॉलेट का अमाउंट। आप लोगों में से ऑलमोस्ट कितने लोग वो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे। तो पेटीएम में भी आपके पैसे काउंट होते हैं ना, है ना, कि नहीं भाई मेरा पेटीएम बैलेंस भी 5,000 रुपये पड़ा है, बोलते हो ना ऐसा, है कि नहीं, कि भाई बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है और पेटीएम बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो ये पेटीएम बैलेंस मतलब कि उस एप्लीकेशन के अंदर रुपए हैं, करेंसी है हमारी, नहीं, ये डिजिटल कैश कहलाता है। एक तरह का इनविजिबल कैश जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन है वहाँ पर। यह डिजिटल कैश आपके बैंक अकाउंट के कैश का डिजिटली कन्वर्जन है। आपके बैंक में जितने अमाउंट होती है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, पेटीएम बैलेंस, या जैसे
गूगल पे बैलेंस या उसके थ्रू, सही बात है ना। तो ये डिजिटल कैश के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो आज के मॉडर्न टाइमिंग में इंटरनेट के थ्रू जब भी आप लोग ई कॉमर्स के थ्रू जब भी आप लोग परचेस या सेल करते हो तो पेमेंट के ये सब टाइप्स है ना हमारे पास। मोड ऑफ पेमेंट के बाद दूसरा एक हमारा पॉइंट आता है, जो पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। देखो बेटा, ये बात सही है कि अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो ना तो उसके लिए रिस्क थोड़ा रहता है ना, रिस्क रहता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए आप लोगों को कुछ सेफ्टी रखना ज़रूरी है। कौन कौन सा रिस्क रहता है पहले, और उसके लिए क्या क्या सेफ्टी रखेंगे वो समझना। सबसे पहला रिस्क रहता है वो आता है रिस्क ऑफ ट्रांजिशन। रिस्क ऑफ ट्रांजिशन, देखो एक बात होता है कि अगर आप लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ भी परचेस या सेल अगर कर रहे हो ऑनलाइन, तब उस वक्त कितनी बार जो है वो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि ऑर्डर प्रॉपरली आपने नहीं रखा, या तो फिर कि सामने वाले ने वो ऑर्डर की बजाय कुछ दूसरी चीज़ हमें भिजवा दी। आप लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत बार न्यूज़ में सुनी होगी, शायद खुद ने फील की हो कि आपने फ्लिपकार्ट अमेज़ोन के थ्रू मंगवाया, कुछ चीज़ आ गया दूसरी कोई चीज़, है ना, कोई चीज़ मंगवा और कोई चीज़ आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसीलिए ये एक ट्रांजेक्शन का रिस्क रहता है। उसमें कितनी बार ऐसे होता है कि आप लोग जो है उसमें पेमेंट पहले कर देते हो, फिर आप लोगों ने कंडीशन चेक की नहीं कि रिप्लेसमेंट है या नहीं है, आप लोग इश्यू उसमें कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन आपने चेक ही नहीं की, तो फिर आपके पूरे पैसे तो गए ना उसमें, सही बात है ना, आपके पूरे पैसे उसमें चले जाते हैं। तो इसी वजह से ये एक रिस्क रहता है कि आपने पहले ही पेमेंट कर दी और पेमेंट के बाद फिर पता चला कि जब प्रोडक्ट हमारे घर पर पहुंचा ना तो ध्यान आया कि अब ये प्रोडक्ट तो ख़राब है और हमने रिप्लेसमेंट की कंडीशन तो चेक ही नहीं की। उसमें तो हमने देखा ही नहीं कि भाई इसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, आपके पैसे तो गए ना फिर उसमें। हम्म तो इसीलिए ये एक ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी बार आती है। दूसरा, कितनी बार ऐसा होता है कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, फिर बीच में ऐसा हो जाता है ना, बीच में कोई कंडीशन आ जाती है कि नेट ख़त्म हो गया, नेट बंद हो गया, तो उसकी वजह से पेमेंट आधे में रुक जाता है। ऐसे बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जैसे मैंने अगर पेमेंट किया है फ्लिपकार्ट के थ्रू, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, तो अब ऑनलाइन पेमेंट किया, प्रोसेस क्या होती है कि मेरे बैंक अकाउंट में से कट होंगे और सामने वाले के बैंक अकाउंट में ऐड होंगे, ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में कुछ 5-10 सेकंड लगते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में से कट हुआ, वो परमिशन मिली, फिर सामने वाले के बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा हुए, ये 5-10 सेकंड लगते हैं। बाय चांस लकीली ऐसा हो कि इस 5-10 सेकंड में ही इंटरनेट बंद हो गया, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में से कट हुए, वहाँ नेट भी बंद हो गया और सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे गए ही नहीं, तो बेटा ये डिजिटल कैश होता है। डिजिटल कैश वहाँ से मेरे बैंक में से निकला तो वो गुम, फिर सामने वाले को पहुँचा ना पहुँचा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह से मेरे बैंक में से तो पैसे चले गए और सामने वाला कहेगा मुझे तो पैसे मिले ही नहीं, तो हमें डबल पेमेंट करनी पड़ती है फिर, या तो ये लॉस होता है। इसीलिए ऐसे रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि आप लोगों को पहले जब भी ऐसा आप वर्क करो ना तो पहले इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली चेक कर लिया करो कि आपका इंटरनेट प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। हाँ, वैसे ये चीज़ रेयर केसों में होती है, कोई हज़ारों में एक बार ऐसा किस्सा होता है, लेकिन ठीक है, सेफ्टी हमें रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदते वक्त उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी कंडीशंस वगैरह सबको चेक कर लिया करो, है ना। आप लोग कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो उसकी क्वालिटी कौन सी है, एक्सपायरी डेट कौन सी है, कि उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, कैसा मटेरियल यूज़ हुआ है, ये सब डिटेल लिखी हुई होती है। तो आप लोग वो पूरी डिटेल पढ़ के उसके बाद फिर ऑर्डर दो, कि जिससे जो है आपका ट्रांजेक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो, कि आपको कोई भी तरह का लॉस ना उठाना पड़े। ठीक है,
तो रिस्क ऑफ ट्रांजिशन आता है जिस पर ध्यान देना होता है हमें। इनके बाद दूसरा आता है वो आता है रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन, या तो रिस्क ऑफ डेटा का रिस्क। इसका मतलब क्या कि देखो, आपके कंप्यूटर के थ्रू या तो मोबाइल के थ्रू कितनी बार जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में से पूरा का पूरा डेटा अपने पास चुरा लेते हैं। इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हैकिंग कहते हैं। पता है ना, ऐसे हैकर होते हैं, वो हैकर क्या करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में कुछ वायरस भेज देते हैं, कंप्यूटर मोबाइल में कुछ वायरस भेज देते हैं, और उन वायरस के थ्रू सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से, सिर्फ कहते हैं ना अपने मौत शौक की वजह से, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे कंप्यूटर में से जो भी ज़रूरी चीज़ें हो ना, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो सब इंफॉर्मेशन वो लोग ले जाते हैं हमारे कंप्यूटर में से, जैसे चुरा लेते हैं। जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को भी डैमेज होता है, और इवन हमारी कितनी सारी इंफॉर्मेशन अगर उनके पास चली जाए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सही बात ना, आपने कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन उसमें रखी हो आपके कंप्यूटर में, और वो सब इंफॉर्मेशन दूसरे को ही वो चुरा सकते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका पूरा अकाउंट जैसे अगर कंप्यूटर में हो, और कोई अगर हैकर हो, उस हैकर ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया, तो पूरा का पूरा अकाउंट उन्होंने अपने कंप्यूटर में ले लिया, उनका पूरा अकाउंट चोरी कर लिया, अपने कंप्यूटर में ले लिया। तो यहाँ सामने वाले का कंप्यूटर बिल्कुल ख़राब हो गया, वायरस की वजह से पूरा ख़राब हो गया। तो ऐसा रिस्क रहता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी एंटीवायरस वो आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, है ना। ऐसे हैकिंग से बचने के लिए, ऐसे वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो आपके कंप्यूटर और मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए। सही बात है। और दूसरा रिस्क रहता है, वो आता है रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, तो इसका मतलब कि आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने पास सीक्रेटली रखनी है, प्राइवेट रखनी है, कहते हैं ना, ऐसी प्राइवेसी में जो है वो आपको ये चीज़ें रखनी है। जैसे कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कितनी सारी ईमेल एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर, कुछ बैंक अकाउंट नंबर, कुछ पासवर्ड, कुछ पिन कोड, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव होती है कि नहीं। और इसकी वजह से ही, जैसे हमने वो डेटा का रिस्क देखा, उसी की तरह कि कितनी बार कोई हैकर्स होते हैं, वो आपके कंप्यूटर की पूरी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं और आपके इस इन्फॉर्मेशन का बहुत मिसयूज़ करते हैं, है ना, काफ़ी गलत यूज़ करते हैं वो लोग। तो इसीलिए इसके बारे में भी हमें पहले ही सेफ्टी रखनी चाहिए। अब इमेजिन तो करो, आपके बैंक का जो है वो ये बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो क्या करेंगे, वो चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे, आपके बैंक में से पूरी अमाउंट वो लोग निकाल सकते हैं। सही बात है ना। तो इस तरह से इसका रिस्क भी बहुत बड़ा है इंटरनेट में। और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमेशा आप लोगों को, हर बैंक भी ये बार बार कहती है और हर पर्सन ये बार बार कहते हैं कि पहले तो कोई भी अकाउंट नंबर या ऐसी चीज़ें हो सके तो कंप्यूटर वगैरह में सेव ना करो। जैसे आज के टाइम में जो है वो डिजिटली ज़माना है, तो उसकी वजह से हर कोई इनमें अपने ये अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, ये सब चीज़ें जो है वो सेव ज़रूर करते हैं। तो उसके लिए फिर जितना हो सके ना, आपका जो पासवर्ड हो ना, वो पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, हमेशा एक ही पासवर्ड मत रखो। थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करते रहो उसका पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड चेंज करने से एक तरह की सेफ्टी रहती है, बराबर ना। तो देखो, ऑनलाइन वर्क करना प्रेजेंट टाइम में ज़रूरी है। आज तो ज़माना ही वैसे चल रहा है कि सब काम ऑनलाइन ही करना है आपको, तो इसलिए उससे दूर नहीं भागेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी सेफ्टी रखना भी हमारा काम है। ठीक है। तो देखो, अब जैसे ई कॉमर्स के बारे में आपने समझा ना, अब एक दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट। चैप्टर का नाम ही था ना, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तो हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट हम लोग देखें, जो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इसका मतलब क्या, तो पहले डेफिनेशन देखो, फिर एक सिंपल से इसका मीनिंग समझते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है
कि व्हेन मिसलेनियस वर्क और प्रोसेस इज हैंडेड ओवर टू अदर ग्रुप बाय बिजनेस ग्रुप एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये कि जब आपके बिजनेस में कोई भी मिसलेनियस वर्क मतलब जो भी छोटा मोटा काम हो ना, तो वो किसी और को सौंप दिया जाए करने के लिए, तो उसे जनरली आउटसोर्सिंग कहते हैं। समझो अब सिंपल में कि आउटसोर्सिंग आज के टाइम में बिजनेस के लिए ये भी एक तरह की नीड बन चुकी है। शायद शायद कितने सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें अगर आउटसोर्सिंग वर्क न किया जाए ना, तो वो बिजनेस चलेंगे ही नहीं, उसमें आउटसोर्सिंग की ज़रूर पड़ती है। तो आउटसोर्सिंग मतलब सिंपल वे में ये कहते हैं कि अपना कोई छोटा मोटा काम बाहर के लोगों से करवाना। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से करवाना। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग पता है सबसे ज़्यादा तो हमारे स्कूल में होता है। स्कूल में ही सबसे ज़्यादा आप लोग आउटसोर्सिंग करवाते हो, नहीं करवाते? कैसे? तो आप लोगों को होमवर्क खुद जो है वो करने में कंटाला आता है, तो आप लोग दूसरे बाहर से होमवर्क करवा देते हो, कोई फ्रेंड को बोल देते हो, कोई जो है वो ये आसपास वालों को बोल देते हो कि भाई मुझे होमवर्क करके देना। तो ये जो अपना काम दूसरों से करवाना ना, इसे ही एक तरह की आउटसोर्सिंग कहते हैं। सही बात है ना? अब बिजनेस में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन बिजनेस में उनको कंटाला आता है इसीलिए नहीं करते। बिजनेस में अपने फ़ायदे के लिए वो आउटसोर्सिंग करवाते हैं। तो क्या करते हैं वो? तो बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे पता है कि छोटे मोटे फिलअप फॉर्म फिलअप करना, डेटा एंट्रीज करना, कोई जो है वो ये टाइपिंग का काम करना। कि जैसे अगर कोई बुक राइटिंग का वर्क है, तो बुक राइटिंग के लिए पूरी पूरी आपकी जो टेक्स्ट बुक आती है ना, आपके हर स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आती है, तो ये सब टेक्स्ट बुक कहीं ना कहीं तो टाइप होती है ना। तो जो जो ये बुक बनाने का काम करते हैं ना, तो वो टाइपिंग का काम कहीं बाहर सौंप देते हैं, है ना, बाहर के लोगों को ये टाइपिंग का काम सौंप देते हैं। इसे ही कहते हैं आउटसोर्सिंग। बिजनेस में सिर्फ टाइपिंग ही नहीं, लेकिन कोई भी छोटे मोटे काम हो ना, ये जब बाहर से करवाए जाते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि देखो भाई हमारा ये सब काम है ना, वो आप लोगों को करना है और इतने टाइम में आपको पूरे करके देना है, उसके बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। जिसमें जिसमें फिक्स होता है कि हम आप लोग किससे काम करवाते हो। ये एक लीगल वर्क है जिसमें काम फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होती है। छोटे मोटे हर बिजनेस में ऐसा होता है। जैसे आप लोगों ने कोई ट्यूशन क्लास जैसे चलते हो, जैसे ठीक है ना, कि कोई कहीं पर भी कोई ट्यूशन क्लास अगर चल रहे हो, तो उसमें कितनी बार ऐसे होता है ना कि जो टीचर होते हैं वो टेस्ट जब लेते हैं तो उनका पेपर्स जो है वो कोई बाहर से चेक करवाते हैं, किसी और को कहते हैं कि आप लोग जो है वो ये पेपर चेक करके दो। कॉलेज में जब जो है वो एग्ज़ाम होती है ना, तो सुपरवाइज़र के लिए बाहर के स्टूडेंट को बुलाया जाता है, कि बाहर के स्टूडेंट को बुलाते हैं कि भाई जब एग्ज़ाम हो ना, तो आप लोग आकर सुपरवाइज करके जाना। तो ये सब जो वर्क होता है ना, ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। अब क्लियर हो रहा है ना आउटसोर्सिंग? तो आउटसोर्सिंग के मेनली दो टाइप आते हैं। आउटसोर्सिंग के दो टाइप हैं, एक है बीपीओ और एक केपीओ। बीपीओ मतलब कहते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और केपीओ मीन्स नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो पहले बीपीओ और केपीओ शॉर्ट में अगर समझें, तो बीपीओ का मतलब ये कहलाता है कि आपके बिजनेस का कोई भी छोटा मोटा काम जब बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर सौंप दिया जाता है कि लो भाई तुम ये काम पूरा करना हमारे बिजनेस का, तो उसे बीपीओ कहते हैं, है ना, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बिजनेस का कोई भी लीगल वर्क बाहर से करवाना। तो केपीओ मतलब क्या? केपीओ मतलब सिर्फ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहलाता है। इसका मतलब कि बिजनेस में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी तरह की अगर कोई स्पेशल नीड हो, तो उसके लिए किसी को काम सौंपना नहीं, लेकिन बाहर के लोगों से सिर्फ स्पेशल सलाह लेना, सिर्फ नॉलेज लेना, सिर्फ एडवाइस लेना, तो इसे केपीओ कहते हैं। इसका मतलब क्या कि देखो जनरली तो बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऑनर खुद होता है जो सब काम संभालता है। जनरली तो ये लोग होते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना,
कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो लोग, बिजनेस के लोग नहीं निकाल पाते, कि कहीं कुछ ऐसी ऐसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गया बिजनेस कि अब जो मैनेजर है उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करे, ऑनर जो है वो कंफ्यूजन है अब क्या करें। तो वो क्या करेगा, बाहर से कोई एक्सपर्ट को बुलाएगा, बाहर से कोई एक्सपर्ट को बुलाएगा जिसे उस टॉपिक पे नॉलेज हो, जिसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो। तो वो अपने बिजनेस के लिए बाहर से वो एक्सपर्ट को बुलाएगा, उससे सलाह लेगा, कि जिसके बदले में वो एक्सपर्ट कुछ फीस मांगेगा, है ना। एक्सपर्ट क्या करेगा, कुछ फीस उसके बदले में मांगेगा। तो इस तरह से बाहर से सिर्फ एडवाइस, नॉलेज, कोई सलाह सिर्फ लेना, तो उसे केपीओ कहते हैं। ये भी बिजनेस में बहुत यूजफुल है, समझ रहे हो ना। मतलब कि बीपीओ और केपीओ में क्या फ़र्क है, कि बीपीओ में कोई भी काम दूसरों को सौंपना, कोई काम फिजिकल वर्क करवाना दूसरों से, तो वो बीपीओ कहलाता है। जबकि केपीओ में इंटेलेक्चुअल वर्क करवाना, जब आप कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आती हो, तो उसके लिए बाहर से एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे सलाह लेना या उनसे काम करवाना, सिर्फ कुछ देर के लिए उनसे काम करवाना, तो वो केपीओ कहलाता है। बिजनेस में ये दोनों ज़रूरी है। हाँ, तो देखो अब इन दोनों के बारे में समझें, जिसमें सबसे पहले बीपीओ। तो बीपीओ की रिक्वायरमेंट समझें, कि रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ मतलब कि बीपीओ क्यों ज़रूरी है, या इनडायरेक्टली अगर कहो ना तो बीपीओ से क्या क्या फ़ायदे हैं। कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछते हैं कि बीपीओ के एडवांटेजेस बताओ, कि ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं वो समझाओ। देखो बिजनेस में जनरली सब एम्प्लॉय, सब वर्कर्स तो काम करने के लिए होते ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक्स्ट्रा वर्क आता है जो हमें बाहर से करवाना पड़ता है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा है, तो उससे फ़ायदे ये आते हैं। सबसे पहला कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग मतलब कि कितनी बार ऐसा होता है कि भाई आपके जो छोटे मोटे कामकाज है ना, ये कामकाज अगर आप अपने लोगों को सौंपो ना, अपने बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या उनको, तो वो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, ज़्यादा जो है वो सैलरी लेते हैं। इससे अच्छा ये आउटसोर्सिंग से करवाओ ना, तो आप लोगों को बहुत ही कम काम में ये हो जाए, कम दाम में, कम पैसों में वो काम हो जाता है। उसमें होता है कि नहीं, नॉर्मल बिलिंग करवाना, परचेसिंग, डेटा एंट्री करवाना, मार्केटिंग सर्वे करवाना, तो इनमें बहुत सस्ते में हो जाता है। जैसे अगर सर्वे करना हो, ये एक अच्छा एग्जांपल, कि अगर कहीं पे सर्वे करना हो कि हाँ भाई एक एरिया में जाकर हमारा नया प्रोडक्ट है ना उसके बारे में पूछ के आओ, कितने लोग यूज़ करते हैं, घर घर जाकर पूछो, और वो नया प्रोडक्ट सबको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ, सर्वे करके आओ। तो ये अगर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर, अपने एम्प्लॉयज़ को ये काम सौंपा जाए तो वो करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे ना। और उल्टा अगर वो करेंगे तो सैलरी ज़्यादा लेंगे। इससे अच्छा बाहर किसी को ये काम सौंप दिया जाए ना, तो वो लोग कम प्राइस में भी ये करके देंगे। तो इसके लिए आउटसोर्सिंग करवाने से, बाहर से काम करवाने से कॉस्ट कटिंग होती है, पैसे कम लगते हैं। दूसरा फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी। इसमें ये छोटे मोटे काम काज होता है ना, वो भी काम अगर हम लोग ही करते रहे ना, मतलब बिजनेस के लोग ही करते रहे ना, तो पता है बहुत एनर्जी और बहुत टाइम वेस्ट होता है। इससे चाहे छोटे मोटे काम बाहर सौंप दिए, तो जो बिजनेस में जो ऑनर हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो अपने खुद के मेन काम पे फोकस कर पाएंगे। प्रिंसिपल वर्क पे मतलब मेन काम पे फोकस कर पाएंगे, कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, पहले उस पर ध्यान दो भाई, है कि नहीं, कि छोटे मोटे काम बाहर से करवाओ, पहले अपना ज़रूरी काम यहाँ पे करो। फिर बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, कि इसमें एफिशिएंसी मिलेगी। एफिशिएंसी का मतलब कि काम एकदम परफेक्ट होगा, काम में कोई भी तरह की मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगी, है कि नहीं, कि एकदम एफिशिएंसी मिले। क्योंकि बाहर से काम करेंगे ना तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, कि जैसे मुझे अगर कुछ टाइपिंग का वर्क करवाना है तो मैं बाहर दूंगा, आउटसोर्सिंग के लिए बाहर दूंगा, उसे कहूँगा कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा हूँ, टाइपिंग बरोबर करके देना, कि अगर नहीं करके दिया टाइपिंग बरोबर, मिस्टेक निकली, तो मैं इतने पैसे कट करके दूंगा भाई। तो इसलिए सामने वाला वो परफेक्ट वर्क करेगा, तो उस वर्क में एफिशिएंसी मिलेगी ना, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। देन टू कैटर द डायनेमिक डिमांड। डायनेमिक डिमांड मतलब
कि आज के टाइम जो हमेशा डिमांड, कस्टमर्स की डिमांड बदलती रहती है ना, कि हमेशा कस्टमर को नया चाहिए, जल्दी चाहिए, मॉडर्न तरीके से चाहिए, तो ये सब आउटसोर्सिंग की हेल्प से जल्दी होता है। कि कोई भी नया प्रोडक्ट कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये सब आउटसोर्सिंग की मदद से जल्दी से हम लोग जान पाते हैं। एंड इनके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीजिंग प्रॉफिट मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग वर्क बाहर से करवाएं, जो छोटा मोटा काम काज अगर बाहर से करवाएं ना, तो जिसकी वजह से जो ऑनर है वो अपने मेन काम पर फोकस कर पाएगा, जो पहले देखा हमने। और उससे फ़ायदा क्या होगा? तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर पाएगा, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगा, अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएगा, ये फ़ायदे उसे मिलेंगे ना। तो इसलिए आउटसोर्सिंग करवाने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आप लोग खुद ही इमेजिन करो ना, बड़े बिजनेस की तो छोड़ो, आप लोग अपनी ही बात को इमेजिन करो कि आपको अगर रेगुलरली बहुत काम करने हो और उसमें से छोटे मोटे काम हो, कितनी बार हम लोग तंग हो जाते हैं कि यार क्या ये छोटे छोटे काम भी हमें करने पड़ते हैं, इससे अच्छा काश कोई दूसरा हमें करके दे, तो है कि नहीं। तो इससे आउटसोर्सिंग अगर आपको करवाओ तो कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको, है ना ये। तो आप लोगों को अगर इतने बेनिफिट है तो बिजनेस में आउटसोर्सिंग के कितने बेनिफिट हो जाते हैं, बरोबर। तो ये बीपीओ के रिक्वायरमेंट ना, इसके साथ बीपीओ का स्कोप कहाँ पर। स्कोप मतलब जनरली बीपीओ कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है। तो उसमें आता है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग एंड फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैक ऑफिस मतलब ये कहलाता है कि बिजनेस के जो भी इंटरनल फंक्शंस हैं, इंटरनल फंक्शंस वो किसी बाहर से करवाना। इंटरनल फंक्शंस मतलब जो अंदर के काम, जैसे कि बिलिंग करना, परचेज की डेटा एंट्री करना, या तो फिर अकाउंट वगैरह लिखना, या जो भी छोटे मोटे कामकाज बिजनेस के अंदर के कामकाज, तो वो सब आते हैं बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में, इंटरनल वर्क। और बिजनेस के जो भी एक्सटर्नल वर्क हो ना, एक्सटर्नल वर्क जिसमें जनरली कस्टमर ओरिएंटेड वर्क होते हैं। एक्सटर्नल बाहर के, तो बाहर के कौन होते हैं बिजनेस में, बाहर के लोग में कस्टमर ही मेन आया ना। तो जो भी कस्टमर ओरिएंटेड वर्क है, जैसे कि मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, वो घर घर जाके सेल्समैनिंग करना, तो ये सब फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में आते हैं। एक्सटर्नल वर्क या तो कस्टमर ओरिएंटेड वर्क, समझे। तो बीपीए जनरली यहाँ दो जगह पर दो कामों के लिए यूज होता है। तो जैसे बीपीओ ना, वैसे ही अब केपीओ के बारे में समझे कि केपीओ के रिक्वायरमेंट, केपीओ क्यों ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने बताया कि केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये नॉलेज बेस्ड प्रोसेस है, कि नॉलेज में ये केपीओ वो टोटली नॉलेज ओरिएंटेड है। जब आपके बिजनेस में कोई भी नॉलेज रिलेटेड वर्क की नीड हो ना, तो उसके लिए ये केपीओ काम आता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन बिजनेस में आ जाती हो कि जहाँ पर आपको कोई एक्सपर्ट की नीड हो, कोई एक्सपर्ट की ज़रूर हो, तो तब आप लोग बाहर से उस एक्सपर्ट को बुलाते हो। ज़रूरी नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ही, कि जनरली कोई सजेशन के लिए भी, कि जैसे बिजनेस के लिए नई फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री में कहाँ पर मशीन लगानी है, कहाँ पर जो है वो ये प्रॉपर ऑफिस वर्क होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, उस फैक्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसके लिए एक आर्किटेक्चर को बुलाया जाएगा, है ना। या तो फिर दूसरे को इंजीनियर को बुलाया जाएगा और उससे खाली सलाह ली जाएगी कि आप लोग हमें बताओ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनानी चाहिए। वो जो आर्किटेक्चर होता है ना, वो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं। वो खाली क्या देगा, तो अपनी नॉलेज देगा, अपनी सलाह देगा कि देखो यहाँ ये चीज़ बनाओ, यहाँ पे मशीन रखो, यहाँ पे ऑफिस रखो, यहाँ ऐसा करो, वो बेटर है। तो ऐसे बाहर से सिर्फ नॉलेज हमने ली उससे, तो ये एक तरह का केपीओ वर्क कहलाता है। और उसके बदले में वो सामने वाले आपसे फीस लेते हैं। सही बात है ना। तो इसीलिए ये केपीओ, इसकी कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, या इससे समझो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल, कि जब केपीओ होता है ना, कि इस केपीओ के थ्रू आप लोग जब बाहर से एक्सपर्ट को बुलाते हो ना, तो उसकी बेस्ट स्किल आपको मिलती है, बेस्ट टैलेंट आप लोगों को मिलता है।
कि आप लोगों को कोई चीज़ की इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन अगर बाहर से आप लोग वो कोई एक्सपर्ट को बुलाओगे तो वो अपनी नॉलेज आपको देगा ना। तो जिसकी वजह से आप लोगों में जो भी चीज़ की कमी होगी ना, वो कमी उससे केपीओ से पूरी हो जाएगी। कि भले कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई चीज़ तो उसमें भी कम होती है ना, तो वो चीज़ केपीओ के थ्रू कंप्लीट हो सकती है। देन मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स, केपीओ के थ्रू बिजनेस में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनका मैक्सिमम यूज होता है। इस आउटसोर्सिंग के थ्रू, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू आपके रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज होता है और वेस्टेज नहीं होता। क्योंकि ना बाहर के लोगों से एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। कोई एक्सपर्ट को बुलाया जाए तो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। आप खुद अपना काम करोगे तो शायद चीज़ें वेस्ट हो जाए, लेकिन अगर कोई बाहर के लोगों को बुलाओ तो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वेस्टेज कम होगा ना। तो इसलिए रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ होगा। देन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये आपको पहले ही बताया कि आपके बिजनेस में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सॉल्यूशन इजीली मिल सकता है केपीओ के थ्रू। जो एक्सपर्ट है उससे पूछो ना आपको अगर प्रॉब्लम हो तो। सही बात है। स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शंस, इसमें भी यही फ़ायदा जो बीपीओ में था कि इसकी वजह से जो ऑनर है वो अपने मेन फंक्शन पे काम जो है वो ये फोकस करेगा, अटेंशन करेगा। जैसे मालिक ने खाली सोचा कि भाई मुझे अगले साल है ना एक नई ब्रांच शुरू करनी है अपने बिजनेस की, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई एक्सपर्ट को बुलाया, जिसे केपीओ कहते हैं, कि एक्सपर्ट को बुलाया कि उससे सलाह ली कि भाई बताओ मुझे अगले साल नई ब्रांच शुरू करनी है तो मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए खुद में। सही बात ना। तो इसलिए वो जो सलाह देगा उसके हिसाब से अगर चलो तो शायद एक साल में आपकी नई ब्रांच शुरू भी हो जाए। तो इसीलिए देखो ये एक कहला है ना कि जो ऑनर है ना वो खाली अपने मेन फंक्शन पे ध्यान देगा। उसे खाली अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, कैसे करनी है वो भाई बाहर एक्सपर्ट से पूछ लो। सही बात है। देन मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, वही हुआ इसमें भी कि इसमें मनी का मैक्सिमम यूज होगा, वेस्टेज नहीं होंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा ना बाहर से, अगर नॉलेज मिलेगी ना तो वो लोग सही बताएंगे कि इस पैसों का यहाँ पे सही यूज़ करो, तो इसलिए हमारे पैसे कहीं वेस्टेज नहीं होंगे। देन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, वही उसका अपोजिट कि अगर पैसे वेस्ट नहीं होंगे तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। सही बात ना। आउटसोर्सिंग करवाने से आपका जो टोटल खर्चा है ना वो खर्चा कम होगा फिर। एंड रिडक्शन इन रिस्क, रिडक्शन इन रिस्क मतलब कि रिस्क कम होगा। आप लोग खुद अगर कुछ काम करने जाओगे एक्सपीरियंस के बिना तो क्या होगा, रिस्क रहता है ना रिस्क, कि भाई क्या पता आगे चल के जो है वो हमारे पैसे डूब गए तो, कुछ नुकसान हो गया तो। लेकिन जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लेकर, उससे नॉलेज लेकर फिर आप काम करने के लिए निकलो तो वो रिस्क कम रहता है ना। पैसे डूबने का, फेल होने का रिस्क कम रहता है। इसलिए तो हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी काम करो तो पहले जो एक्सपर्ट हो ना उस काम का, उससे पहले सलाह ले लो। उससे पूछ लो कि भाई मैं ये काम कैसे करूं, किस मेथड से करूं कि जिससे आप लोगों को कोई भी फ्यूचर में लॉस ना हो, उससे बच सको आप। तो ये रिक्वायरमेंट देखी ना। ऐसे ही केपीओ के स्कोप, केपीओ कहाँ कहाँ पर जनरली यूज़ होता है। तो एक बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च करने के लिए, मार्केट में भाई क्या कंडीशन है फ़िलहाल उसके रिसर्च के लिए। कोई लीगल सर्विसेज के लिए, पता है ना, कोई कायदे कानून, कोई लाइसेंस लेना है कोई नई चीज़ का, या और कुछ काम करवाना है लीगली, तो वो हमें पता नहीं होता, वो फिर वकील से पूछा जाता है। तो ये भी तो एक तरह का केपीओ हुआ ना, ये भी तो बाहर से नॉलेज ही ली ना हमने। मेडिकल सर्विसेज के लिए ये भी तो, उसमें भी ये केपीओ यूज़ होता ही है। आपको थोड़ी पता है, आप बीमार होते हो तो आपको पता होता है कि खुद का इलाज कैसे करना है, आप डॉक्टर से सलाह लेते हो ना। ये भी एक टाइप का केपीओ है। ट्रेनिंग और गाइडेंस के लिए, किसी की अगर कोई परफेक्ट ट्रेनिंग चाहिए हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो उसके लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट, जो पहले भी देखा है ना, कोई नई चीज़ बनानी हो, कोई नई रिसर्च करनी हो उसके लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, आपको आपके बिजनेस के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई स्पेशल वेबसाइट बनानी है, आज के टाइम में मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है, तो आप लोगों को बनाने अगर ना आती हो तो एक्सपर्ट की सलाह लोगे ना कि किससे बनवाए, कैसे बनवाए। या तो एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग के लिए, पता है ना, कि जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें बड़े बड़े बैनर्स बनाना, या तो फिर कि कोई स्पेशल बिजनेस का लोगो बनाना, डिज़ाइंस वगैरह करवाना,
उन्हें आता है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो ये एनिमेशंस बनाना, पोस्टर्स बनवाना। तो इन सब कामों के लिए भी बाहर एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है। तो इन सब जगहों पर ये केपीओ यूज होता है, बरोबर। तो केपीओ प्रॉपरली किसे कहते हैं वो समझ में आया ना। ये आउटसोर्सिंग का कितना बड़ा ये वर्क है। हम्म आपको फ्यूचर में अगर कोई जो है वो आप लोगों को स्कोप चाहिए हो ना, मतलब फ्यूचर में आप लोग अगर सोच रहे हो ना कि भाई क्या काम करें, तो उसमें कोई आउटसोर्सिंग का वर्क ढूंढना, तो वो बहुत ही वर्क अच्छा होता है। कोई केपीओ का वर्क आप लोग जो है वो ढूंढ लो। जस्ट एक लास्ट में जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कि कभी आप लोगों को सोच रहे हो कि भाई 12th के बाद क्या करें, तो बताइए सिर्फ क्या करो आप लोग, कोई भी एक जो है वो फील्ड पकड़ के उस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। कोई भी फील्ड, उसमें पूरे एक्सपर्ट बन जाओ, और उसके बाद है ना सिर्फ नॉलेज देने का काम करो। बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ आपसे नॉलेज लेने के लिए, आपसे खाली सलाह लेने के भी आपको हजारों रुपए देंगे। तो ऐसा कोई वर्क ढूंढा करो जिसमें आप लोग खुद दूसरों को केपीओ की सर्विस दे सको। लेनी नहीं है, देनी है। आप ऐसा वर्क ढूंढो जो फ्यूचर में बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है। तो ध्यान रखना कि इनके रिलेटेड जो है वो फ्यूचर में हम लोग दूसरे भी कुछ बातें करें, आपको दूसरे भी कुछ जो है वो ये इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में बातें। ठीक है। तो देखो, आज जैसे हमने इस ओसी में जैसे फोर्थ चैप्टर हमने देखा, अब ऐसे ही इसके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।